स्टूडेंट्स, आज हम फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। जैसा कि इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था कि क्लासिफिकेशन की नीड क्या है और कौन कौन से पुराने कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। जैसे पुराने कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, डोबराइनियर था, उसके बाद न्यूलैंड ऑक्टेट्स का कॉन्सेप्ट आया। तो इस तरह से जैसे कॉन्सेप्ट आते रहे, उनमें इम्प्रूवमेंट होते गए और कुछ एक वेल एस्टेब्लिश कॉन्सेप्ट सबको मिले। उन्हीं में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है मेंडली पीरियोडिक टेबल, जो कि एक डिमित्री मेंडली नाम के रशियन केमिस्ट ने दिया था। अगर हम देखें तो उनका जो पीरियोडिक टेबल है वो इनके पीरियोडिक लॉ पर बेस्ड है। और अकॉर्डिंग टू मेंडली पीरियोडिक लॉ, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यानी किसी भी एलिमेंट की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी उसके एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन है। या हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज उसके एटॉमिक मास पर डायरेक्टली डिपेंड करती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, इसको बिल्कुल अपने को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि हम इस पूरे चैप्टर में दो पीरियोडिक लॉ पढ़ेंगे, एक मेंडली और एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और ये दोनों ही पेपर के अकॉर्ड देखते हुए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। अकॉर्डिंग टू मेंडली पीरियोडिक लॉ, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम और एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यानी किसी भी एटम की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सीधे सीधे उसके एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है। या आप ये कह सकते हैं कि उसकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी हैं वो उसके एटॉमिक मास से रिलेट करती हैं। अब इससे आगे हम देखते हैं कि मेंडली की पीरियोडिक टेबल है क्या, किस तरह से उन्होंने बनाया। एक बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है बेटा इसके पीछे कि मेंडली ने जिस टाइम पे ये क्लासिफिकेशन दिया था 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे उस टाइम। और 63 एलिमेंट्स जो भी डिस्कवर थे उन्होंने हर एक एलिमेंट का सिंबल, उनका मास, जैसे अपने प्लेइंग कार्ड्स एंड टास्क होते हैं उस तरह के कार्ड्स पे लिखा और उन सब कार्ड्स को एक वॉल पर, दीवार पर पेस्ट कर दिया। फिर उन्होंने दोबारा उन कार्ड्स को कलेक्ट किया और किस एक पर्टिकुलर मैनर में, ऑर्डर में उसे कलेक्ट किया। वो ऑर्डर क्या था उनका कि उन्होंने सबसे पहले उस कार्ड को लिया या उस एलिमेंट के कार्ड को लिया जिसका मास सबसे कम है, उसके बाद उससे ज़्यादा वाला। यानी उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में एलिमेंट्स को अरेंज किया। अब उसके बाद उन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया एलिमेंट्स का। अब उस क्लासिफिकेशन में उन्होंने एलिमेंट्स को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया और उन्होंने क्लासिफिकेशन में पूरी पीरियोडिक टेबल दी, जिस पीरियोडिक टेबल में ध्यान रखिएगा 8 ग्रुप्स और 6 पीरियड्स थे। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, जब हमने डोबराइनियर न्यूलैंड के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया तो हमने उनके साथ पीरियोडिक टेबल वर्ड यूज़ नहीं किया। हमने बोला डोबराइनियर ट्राइड्स या न्यूलैंड ऑक्टेव्स। लेकिन मेंडली के क्लासिफिकेशन को हमने नाम दिया है या बोलते हैं हम मेंडली पीरियोडिक टेबल। क्यों? क्योंकि मेंडली ने ही सबसे पहले एलिमेंट को पर्टिकुलर ग्रुप्स और पीरियड्स में क्लासीफाई किया। पीरियोडिक टेबल का मतलब है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। अब ग्रुप्स और पीरियड्स क्या होते हैं बेटा? ग्रुप्स होते हैं आपके वर्टिकल कॉलम्स और पीरियड्स होते हैं आपके हॉरिजॉन्टल रोज। ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि मेंडली के पीरियोडिक टेबल के एडवांटेज क्या है। एडवांटेज क्या है बेटा? देखिए, एडवांटेज देखने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो पुराने कॉन्सेप्ट थे उनमें क्या ड्रॉबैक्स थी जिसको मेंडली ने इम्प्रूव किया। जैसे सबसे कॉमन इम्प्रूवमेंट अगर हम पुराने कॉन्सेप्ट्स में देखते हैं तो ये आता है, किसी भी साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन में फ्यूचर अपकमिंग एलिमेंट्स के लिए जगह नहीं रखी, लेकिन मेंडली ने अपने क्लासिफिकेशन में फ्यूचर में आने वाले एलिमेंट्स के लिए जगह रखी। उनका जो 6th पीरियड है जिसे हम इनकम्प्लीट पीरियड बोलते हैं, और इसमें कई स्पेस खाली रखे गए और वो किन के लिए रखे गए
कि आने वाले एलिमेंट्स के लिए 6 पीरियड के अलावा भी और भी पीरियड्स में जगह वैकेंट रखी गई है। जैसा इसके लिए एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि मेंडलीव ने एका सिलिकॉन, एका बोरोन, इस नाम से एका सिलिकॉन उन्होंने बोला है, एका एल्युमिनियम उन्होंने वर्ड यूज़ किया है, एका एल्युमिनियम उन्होंने वर्ड दिया था बेटा सिलिकॉन के लिए, एका बोरोन आपका आ जाता है फिर उसमें आपके जर्मेनियम के लिए। तो ये जो वर्ड्स उन्होंने दिए और ये जो वर्ड्स बाद में यूज हुए जर्मेनियम, ये पहले नहीं थे, ना ये एलिमेंट उस टाइम तक डिस्कवर थे, लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि ये जो स्पेस है जो खाली छोड़ा गया है, यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टी किस तरह की होगी। जैसे उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया एका बोरोन, और एका बोरोन को का मतलब बाद में बना एल्युमिनियम। तो आप समझिए बात को, एका जब तक एल्युमिनियम डिस्कवर नहीं था, लेकिन उन्होंने उसी टाइम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बता दिया कि किस तरह की होंगी। जब बाद में एल्युमिनियम डिस्कवर हुआ तो ये पाया गया कि उसकी प्रॉपर्टी उसी तरह की है, क्योंकि मेंडलीव ने जब एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया तो उसने 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बहुत ही वेटेज दिया है, और वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या थी? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। उन्होंने बताया कि उनके जैसे टोटल 8 ग्रुप्स थे कि हर ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्साइड और हाइड्राइड सेम नेचर में बनेंगे, और वो किस किस तरह के बनेंगे उसके लिए उन्होंने कई फॉर्मूले भी दिए। दूसरा जो ड्रॉबैक डोबेराइन और न्यूलैंड के साथ था वो था पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स को वो जस्टिफाई नहीं कर पाए पोजीशंस को। इसके लिए मेंडलीव ने बताया है कि द एलिमेंट दो जब सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट इन एटॉमिक मासेस कैन नॉट बी प्लेस एट डिफरेंट पोजीशंस। उन्होंने इस बात को क्लियर किया है कि जो एलिमेंट जिनकी एटॉमिक मास डिफरेंट है बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, उनको अलग अलग जगह पर नहीं रखा जाएगा। ठीक है बेटा। थर्ड एडवांटेज देखिए बेटा अपन का आगे, उन्होंने अपने ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स को अरेंज किया है उनको सिमिलरिटी के बेसिस पे किया है। ठीक है बेटा। और सिमिलरिटी अगर कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा मिली तो उसके लिए उन्होंने ग्रुप्स को एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रख दिया, उस ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। इस तरह से मेंडलीव ने अपने एक पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन किया है। अब उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो मेंडलीव का जो क्लासिफिकेशन है इसमें सबसे अच्छी बात क्या आती है सामने कि इसका क्लासिफिकेशन एटॉमिक मास पर बेस्ड है, जो कि कहीं वायलेशन ऑफ रूल्स को नहीं मानता है। और अब हम देखेंगे इसके ड्रॉबैक्स या इसका फेलियर या इसकी कमियां क्या रही। मेंडलीव की सबसे पहली कमी ये थी बेटा कि मेंडलीव हाइड्रोजन की पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से मेटल्स की जैसी थी और कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से वो हेलोजन से रिसेंबल करता है। इसलिए मेंडलीव उस हाइड्रोजन की पोजीशन को लेकर कुछ कंफ्यूज रहे। दूसरा, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को सेपरेट नहीं किया गया है। एंड द थर्ड वन, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनमें नोबल गैसेस को कोई भी जगह नहीं दी गई है। तो बेटा ये था मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। और मैं आपको सिर्फ इस पे एंड पे इतना कह सकता हूँ, अगर मेंडलीव ने अपना जो बेस है एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर को बनाया होता, तो जिसे आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं, मानते हैं, क्योंकि वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, तो ये मान लीजिए उस पीरियोडिक टेबल का फाउंडेशन मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल ही है। फ़र्क कितना है कि मेंडलीव का क्लासिफिकेशन मास पर बेस्ड है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नंबर्स पर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर्स पर। ठीक है बेटा। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपसे, तो उसमें अपना टॉपिक होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसके बाद की उसकी पीरियोडिसिटी। तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।